साईं IAS एकेडमी पर आप सभी का स्वागत है। और ये हमारी पहली वीडियो है करंट अफेयर्स 2021 के टॉप 10 क्वेश्चन, है ना। टॉप 10 क्वेश्चन 2021 के टॉप 10 क्वेश्चन जहाँ से एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, ठीक है। तो देखिए, हमारा जो पहला सवाल है बेटा वो ये है कि प्रतिवर्ष 22 अप्रैल को पृथ्वी दिवस अर्थ डे के रूप में मनाया जाता है। वर्ष 2021 की थीम है, पहला है क्लाइमेट एक्शन, दूसरा है प्रोटेक्ट आवर स्पीसीज, तीसरा है गो वाइल्ड फॉर लाइफ और चौथा है रीस्टोर आवर अर्थ। रीस्टोर आवर अर्थ। तो इन चारों विकल्पों में हमारे पास जो सही विकल्प है वो ये है रीस्टोर आवर अर्थ, है ना। मैंने कहा था कि डे का क्वेश्चन भी महत्वपूर्ण होता है और आज के एग्जाम में जो सवाल हैं वो थीम से ज़्यादातर आते हैं, तो थीम के बारे में भी आपको ध्यान रखना है। तो देखिए, 2-3 बातें, बस ज़्यादा नहीं, 2-3 बातें आप ध्यान रखिए, है ना। फालतू का ढेर मत लगाइए जानकारी की, है ना। पता चलेगा कि जानकारी तो आपको बहुत ज़्यादा हो गई लेकिन क्वेश्चन आप सोल्व नहीं कर पा रहे। इसलिए जो भी टॉपिक पढ़े हैं उसमें खास बिंदुओं पर आप ध्यान देना है, ठीक है। तो देखिए, पहली बात यह है कि पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है? 22 अप्रैल को। 22 अप्रैल को हम मनाते हैं पृथ्वी दिवस। दूसरा सवाल ये बनेगा कि इस पृथ्वी दिवस की 2020 में थीम क्या है? 2020 में थीम क्या है? तो थीम है रीस्टोर आवर अर्थ। रीस्टोर आवर अर्थ मतलब हम अपनी पृथ्वी को रीस्टोर करें, है ना, रीस्टोर करें, ठीक है। तीसरा सवाल ये बन सकता है यहाँ से, हालांकि मुश्किल है कि पूछा जाए कि पृथ्वी दिवस मनाने की शुरुआत कब हुई है, तो कहा जाता है कि 1970 से इसकी शुरुआत हुई है ना। और शुरुआतकर्ता जो थे उनका नाम था, जिन्होंने इसकी शुरुआत करी है ना, उनका नाम था बेटा गेलॉर्ड नेल्सन। यूएस के रहने वाले थे। कहाँ के थे? यूएसए, अमेरिका के। तो मैं जो आपको बताना चाहता हूँ, मैं कहना चाहता हूँ कि यहाँ से आप केवल 2 बातें याद रखिए। एक तो आप डे याद रखिए कि पृथ्वी दिवस अर्थ डे कब मनाया जाता है, तो मनाया जाता है 22 अप्रैल को। दूसरा आपको याद रखना है कि इस बार की थीम क्या है। 2021 में थीम क्या रखी गई है? तो 2021 में थीम रखी गई है रीस्टोर आवर अर्थ। रीस्टोर आवर अर्थ, ठीक है। चलिए बेटा, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। दूसरा सवाल। तो हमारा दूसरा सवाल आज का, देखिए, हमारा दूसरा सवाल है आज का कि हाल ही में पहली ऑक्सीजन एक्सप्रेस किन 2 शहरों के बीच शुरू हुई? हाल ही में रेलवे की पहली ऑक्सीजन एक्सप्रेस किन 2 शहरों के बीच शुरू हुई? आपने देखा होगा कोरोना काल में अभी पीछे, है ना, ऑक्सीजन की किल्लत हो गई, ऑक्सीजन की कमी हो गई, जिसके कारण बहुत सारे लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ी। हालांकि ये लोगों में, है ना, सिस्टम के प्रति आक्रोश भी है, ठीक, कि जब भारत के साइंटिस्ट ये बता रहे हैं, दुनिया के साइंटिस्ट ये कह रहे हैं कि कोरोना ख़त्म नहीं हुआ है, इन चीज़ों की व्यवस्था आप करिए, तो जो सिस्टम है उसे वो व्यवस्थाएं बना लेनी चाहिए थी। भाई, जो ऑक्सीजन के सिलेंडर आ जाए, वो ऑक्सीजन के सिलेंडर पहले भी आ सकते थे। खैर छोड़िए, राजनीति का मुद्दा, काम पे आते हैं अपने, है ना। तो सवाल अपना ये है, मेन सवाल अपना ये है कि भैया हाल ही में रेलवे की पहली ऑक्सीजन एक्सप्रेस किन 2 शहरों के बीच शुरू हुई, है ना। तो बस आपको कितना याद रखना है, देखिए, ये जो है पहली
ऑक्सीजन एक्सप्रेस है, पहली ऑक्सीजन एक्सप्रेस। और ये पहली ऑक्सीजन एक्सप्रेस जो है ना, वो विशाखापट्टनम से शुरू हुई थी। आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम से, और वो गई थी मुंबई तक। कहाँ तक? मुंबई तक। नागपुर, पुणे, मुंबई। ठीक, तो अपने पास में क्या है देखिए, मुंबई थाने, तो विकल्प गलत है भैया, मुंबई थाने नहीं है। नासिक दानापुर भी नहीं है। मुंबई विशाखापट्टनम ये ठीक हो जाएगा। दिल्ली कोच्चि ये भी गलत है। ठीक है, तो पहली ऑक्सीजन एक्सप्रेस है ना 19 अप्रैल कब शुरू हुई थी? ये शुरू को जो जरूर याद रख लें, 19 अप्रैल 2021 में। तो चूंकि पीछे जो है, जब पिछला लॉकडाउन लगा था उस समय एक एक्सप्रेस चली थी है ना, जिसका नाम था किसान एक्सप्रेस। ठीक है, पहली किसान रेलगाड़ी। और वो सवाल यूपीपीसीएस में भी आया, तमाम एग्जामों में आया। तो मुझे लगता है कि क्वेश्चन आने की पूरी संभावना है कि भारत में ऑक्सीजन की जो किल्लत हुई उसके लिए पहली ऑक्सीजन की जो ट्रेन चलाई गई है ना, वो किन दो शहरों के बीच में चलाई गई? तो मुंबई और विशाखापट्टनम के बीच में चलाई गई। बस सिर्फ आप इतना याद रखिए है ना, कितने सिलेंडर लेकर आई थी वो, 7 सिलेंडर लेकर आई थी वो। ये तमाम चीज़ें हैं, ये एग्जाम में नहीं पूछेगा आपसे। ठीक है, चलिए चलते हैं तीसरे सवाल की तरफ। तो हमारा तीसरा सवाल है बेटा, देखिए हमारा जो तीसरा सवाल है वो ये है कि अप्रैल 2021 में अपोलो 11 मिशन के किस सदस्य का निधन हो गया है? किस सदस्य का निधन हो गया है? नील आर्मस्ट्रॉन्ग, माइकल कॉलिंस और बज एल्ड्रिन या यूरी गागरिन। ठीक है, तो वो आपने सुना होगा है ना, चंद्रमा की सतह पर पहुंचने वाला पहला व्यक्ति। ठीक है, तो सवाल क्या है? देखिए सवाल ये है कि एक अंतरिक्ष यान था, इस अंतरिक्ष यान का नाम था अपोलो 11। अपोलो 11, क्लियर होगी बात? ये अंतरिक्ष यान जो था वो कब गया था? अपोलो 11 अंतरिक्ष यान गया था 1969 में। यह अंतरिक्ष यान कहाँ गया था? ठीक है, तो ये गया था चंद्रमा पर। कहाँ गया था? चंद्रमा पर। जो चंद्रमा पर अंतरिक्ष यान गया था इसका नाम था अपोलो। ये अपोलो अंतरिक्ष यान जो था वो यूएस का था, अमेरिका ने भेजा था। इस अंतरिक्ष यान में जो यात्री थे, पैसेंजर थे, वो 3 थे। एक का नाम नील आर्मस्ट्रॉन्ग, दूसरा नाम बज एल्ड्रिन, और तीसरे का नाम, ये एल्ड्रिन है बेटा, तीसरे का नाम माइकल कॉलिंस। ठीक है, नील आर्मस्ट्रॉन्ग का पहला निधन हो गया था है ना, उनका निधन हो चुका है, तो नील आर्मस्ट्रॉन्ग भी नहीं रहे। ठीक है, माइकल कॉलिंस का अब निधन हुआ है। ठीक है, अप्रैल 2021 में अपोलो 11 मिशन के किस सदस्य का निधन हुआ है? तो उनका नाम है माइकल कॉलिंस। जीवित मेंबर एक बचे हैं, बज एल्ड्रिन है ना। तुमने वो सवाल सुना होगा, चंद्रमा पर पहुंचने वाला, चंद्रमा की सतह पर कदम रखने वाला प्रथम व्यक्ति। तो चंद्रमा की सतह पर जो कदम रखने वाला पहला व्यक्ति था वो नील आर्मस्ट्रॉन्ग था। उसके बाद जो अपोलो 11 से उतरा दूसरा व्यक्ति वो बज एल्ड्रिन था। लेकिन माइकल कॉलिंस ये इस यान से नहीं उतरे हैं, इन्होंने चंद्रमा पर कदम नहीं रखे हैं, ये अंतरिक्ष यान में ही रहे हैं। ठीक है, पृथ्वी की कक्षा में चक्कर लगाते रहे हैं,
ठीक है, मतलब और चंद्रमा की कक्षा में चक्कर लगाते रहे हैं, ये उतर गए हैं। 2.5 घंटे नील आर्मस्ट्रॉन्ग जो है चंद्रमा की सतह पर रुके हैं। ठीक, चलिए, तो कॉलिंस, माइकल कॉलिंस का जो है निधन हुआ है ना। अगला सवाल है अपना चौथा, देखिए चौथा सवाल ये है कि उत्तर प्रदेश 27 मार्च 2021 को उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने, है ना, अशफाक उल्ला खां प्राणी उद्यान का उद्घाटन कहाँ पर किया? तो उत्तर प्रदेश का प्राणी उद्यान बना है, हालांकि नींव रखी गई थी 2011 में, लेकिन उद्घाटन हुआ है 2021 में, 10 साल बाद। ठीक है, अशफाक उल्ला खां प्राणी उद्यान, अशफाक उल्ला खां प्राणी उद्यान है ना, कहाँ है? गोरखपुर में, कानपुर में, लखनऊ में, इलाहाबाद में। तो सही जवाब जो है इसका वो है गोरखपुर। हमारे उत्तर प्रदेश में 3 प्राणी उद्यान हैं। ठीक है, देखिए उत्तर प्रदेश के प्राणी उद्यान, उत्तर प्रदेश के प्राणी उद्यान या चिड़ियाघर कह दो, तो कितने हैं बेटा? यूपी में 3 प्राणी उद्यान हैं। पहले वाले का नाम है, जो सबसे पहला है, पुराना भी है वो, है ना, नवाब वाजिद अली शाह, नवाब वाजिद अली शाह प्राणी उद्यान, प्राणी उद्यान। तो ये आता बेटा कहाँ? लखनऊ में। तो एक प्राणी उद्यान ये हो गया। दूसरा प्राणी उद्यान है एलन फॉरेस्ट, एलन फॉरेस्ट, है ना, प्राणी उद्यान, वो आता अपना कानपुर में। तो 2 हो गए, ये पहले से थे, है ना। तीसरा जो बना है, देखिए तीसरा जो बना है अशफाक उल्ला खां, जो कि क्रांतिकारी रहे हैं, अशफाक उल्ला खां, है ना, प्राणी उद्यान। तो ये है गोरखपुर का, है ना, गोरखपुर। अशफाक उल्ला खां प्राणी उद्यान कहाँ है? गोरखपुर में। बस इतना याद रखना, इस प्राणी उद्यान का उद्घाटन कब हुआ है, वो डेट भी पूछ सकता है। तो उद्घाटन है 27 अप्रैल 2021। नींव रखी गई थी 10 साल पहले 2011 में। उद्घाटन किसने करा है? तो सीएम ने करा है, योगी आदित्यनाथ। योगी आदित्यनाथ ने। ठीक है, तो उत्तर प्रदेश में कितने प्राणी उद्यान हैं? 3। पहले का नाम है नवाब वाजिद अली शाह प्राणी उद्यान लखनऊ, दूसरे का नाम एलन फॉरेस्ट प्राणी उद्यान कानपुर, और तीसरे का नाम है अशफाक उल्ला खां प्राणी उद्यान गोरखपुर। नींव 2011 में रखी गई थी। उद्घाटन जो हुआ है उसका 2021 में हुआ, 27 अप्रैल 2021 को। किसने करा है? योगी आदित्यनाथ ने। ठीक, चलते हैं बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चौथा सवाल, खास खास बिंदुओं पर आपको ध्यान देना है। ठीक है, खास खास बिंदुओं पर ध्यान देना है, क्योंकि पढ़ने के लिए ढेर बहुत है। सवाल है, देखिए आपके पास में 5वां, है ना, 51वें दादा साहिब या साहेब फाल्के पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? 51वां, 50 और 51वां दादा साहब फाल्के पुरस्कार किसको दिया गया है ना? ऑप्शन अमिताभ बच्चन, रजनीकांत, प्रेम चोपड़ा, इरफान खान। ठीक है, तो इसका सही जवाब जो है वो है रजनीकांत। रजनीकांत को, है ना, रोबोट पिक्चर आपने देखी होगी, तो रजनीकांत को जो है दादा साहब फाल्के पुरस्कार दिया गया है। अब कुछ और जानकारी देख लो। जानकारी ये है, देखिए दादा साहेब फाल्के, दादा साहब फाल्के को क्या कहा जाता है? दादा साहब फाल्के को कहा जाता है भारतीय सिनेमा का पितामह। भारतीय सिनेमा, राजा हरिश्चंद्र पिक्चर बनाई थी इन्होंने, है ना, भारतीय सिनेमा का पितामह, पितामह है ना। भारतीय सिनेमा का पितामह किसको कहा जाता है?
तो दादा साहब फाल्के को। ठीक है, दादा साहब फाल्के के सम्मान में पुरस्कार की शुरुआत हुई। पुरस्कार की शुरुआत है ना, ये दादा साहब फाल्के पुरस्कार जो है शुरू हुआ है 1969 से। 1969 से दादा साहब फाल्के पुरस्कार दिया जाता है। ठीक है, तीसरा सवाल ये बनता है कि कौन सा मंत्रालय इस पुरस्कार को देता है? सरकार की तरफ से दिया जाता है, तो मंत्रालय का नाम पूछेंगे तो केंद्रीय सूचना प्रसारण मंत्रालय, केंद्रीय सूचना प्रसारण मंत्रालय, केंद्रीय सूचना प्रसारण मंत्रालय दादा साहब फाल्के पुरस्कार देता है। ठीक है, सवाल ये बनता है कि केंद्रीय सूचना प्रसारण मंत्री कौन है हमारे इस समय? तो केंद्रीय सूचना प्रसारण मंत्री का नाम बताना है, तो मंत्री का नाम है ना, प्रकाश जावड़ेकर। प्रकाश जावड़ेकर। चलिए, एक और सवाल बन सकता है कि दादा साहब फाल्के पुरस्कार है बेटा, ये जो दादा साहब फाल्के पुरस्कार है, इससे एक बड़ा शानदार सवाल ये बनता है कि भारतीय सिनेमा जगत का सर्वोच्च पुरस्कार, भारतीय सिनेमा जगत का, कि हमारी फिल्मों में सबसे बड़ा पुरस्कार यही है, दादा साहब फाल्के। भारत में सिनेमा में, फिल्मों में सबसे बड़ा पुरस्कार जो है वो यही है। तो भारतीय सिनेमा जगत का सबसे बड़ा पुरस्कार, सबसे बड़ा पुरस्कार, भारतीय सिनेमा जगत का सबसे बड़ा पुरस्कार अगर पूछेंगे तो आपको जवाब देना पड़ेगा दादा साहेब फाल्के पुरस्कार। दादा साहब फाल्के पुरस्कार। ठीक है, ये जो पुरस्कार है, इस पुरस्कार में कितनी राशि दी जाती है ना, तो राशि है 10 लाख रुपए दिए जाते हैं, प्लस एक शॉल दी जाती है, शॉल उड़ाई जाती है, प्लस स्वर्ण कमल दिया जाता है। और देखिए, ये दादा साहब फाल्के पुरस्कार 1969 में दिया गया था पहली बार देविका रानी को। ये खूब आता है, देविका रानी को दिया गया था 1969 में। डॉट कर लीजिए, है ना। 50वां सम्मान मिला है अमिताभ बच्चन को। अमिताभ बच्चन को मिला है 2020 में। और बेटा 51वां पुरस्कार दिया गया है रजनीकांत को, है ना, दक्षिण भारत के, है ना, एक हीरो हैं, 2021 में। अब देखो मैंने कितनी जानकारी लिखी थी, पूरा बोर्ड भर दिया मैंने, लेकिन सही मामले में अगर मैं आपको बताऊं तो यहाँ से मैं 3 सवाल पढ़ता हूँ और 3 ही सवाल याद रखने की कोशिश करता हूँ, और ये 3 ही सवाल एग्जाम में पूछे जाते हैं। कौन कौन से 3 सवाल बनते हैं देखो मैं आपको बताऊंगा, तो आप कहोगे कि हाँ ये बात सही भी है। देखिए, पहला सवाल मुझे जो पढ़ना है, पहला सवाल जो मुझे पढ़ना है वो पढ़ना है मुझे ये कि दादा साहब फाल्के पुरस्कार जो है वो कौन सी मिनिस्ट्री देती है ना। दादा साहब फाल्के पुरस्कार किस मंत्रालय द्वारा दिया जाता है? तो सूचना प्रसारण मंत्री है, सूचना प्रसारण मंत्रालय। भारतीय सिनेमा जगत का सबसे बड़ा पुरस्कार, ये जो सवाल है ये भी काफ़ी अच्छा सवाल है। भारतीय सिनेमा का सबसे बड़ा पुरस्कार दादा साहब फाल्के पुरस्कार है, और विश्व का सबसे बड़ा सिनेमा जगत का पुरस्कार है ऑस्कर पुरस्कार। ठीक है, राशि वगैरह कोई ज़्यादा आपको याद नहीं रखनी। ठीक है, 2 सवाल हो गए। तीसरा सवाल बस इतना याद रखिए कि पहली बार दादा साहब फाल्के पुरस्कार किसको दिया गया, तो ये बड़ा शानदार सवाल है। और जो वर्तमान का होता है, करंट का, कि इस बार वो किसको दिया गया है और कौन से नंबर का है ना, इस बार किसको दिया गया है और कौन से नंबर का, ये सबसे ज़्यादा मोस्ट सवाल है।
तो 3 या 4 सवाल बनना है, इतनी डिटेल्स है ना। कब शुरुआत हुई अब नहीं पूछा जाता ये सवाल, अब नहीं पूछा जाता दादा साहब फाल्के पुरस्कार की शुरुआत कब हुई थी, कोई नहीं पूछता। कितने पैसे मिलते हैं, कोई नहीं पूछता। ठीक है, वर्तमान में याद रखिए कि दादा साहब फाल्के पुरस्कार इस बार किसको दिया गया और कौन से नंबर का है। ठीक, चलिए बेटा चलते हैं नेक्स्ट सवाल की तरफ। अगला क्वेश्चन अपने पास में जो आने वाला है वो ये है, देखिए अगला सवाल है छठा सवाल ये है कि निम्न में से किसे लघु उद्योग और विकास बैंक अर्थात सिडबी का अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक बनाया गया है। ऑप्शन है संजीव कुमार, एस रमन, अजय माथुर या इनमें से कोई नहीं। तो सही जवाब इसका यह है बेटा एस रमन। एस रमन को सिडबी का नया अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक बनाया गया है। ठीक है, एमडी और सीओ दोनों हैं ये। तो मैं आपको बात बताता हूं, देखिए जो सिडबी है SIDBI है ना, सिडबी से क्या क्या सवाल पूछे जाते हैं है ना। सिडबी का जो पूरा नाम है, ठीक है, सिडबी का जो पूरा नाम है वो ये है स्मॉल इंडस्ट्री एंड डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया। कोई फुल फॉर्म आपसे नहीं पूछता। हिंदी में इसको कहा जाता है ना, भारतीय या भारत, ठीक है, भारतीय लघु एवं विकास बैंक। भारतीय लघु एवं विकास बैंक। कोई आपसे फुल फॉर्म नहीं पूछेगा। अभी कोई क्वेश्चन इसमें से काम का नहीं बना है। ठीक, अब शुरू होते हैं। सिडबी की स्थापना एसएससी ने बहुत बार पूछी है। सिडबी की स्थापना कब हुई है? तो 2 अप्रैल 1990 को। बहुत शानदार सवाल है बेटा। उससे भी ज्यादा सवाल, सिडबी का मुख्यालय कहाँ है? ये भी अच्छा सवाल है। लखनऊ में। ज्यादातर बैंकों के है ना हेडक्वार्टर आपको मुंबई में मिलेंगे, लेकिन सिडबी का मुख्यालय कहाँ है? लखनऊ में। तीसरा सबसे अच्छा सवाल, सिडबी के अध्यक्ष, जो करंट का सवाल है, प्लस प्रबंध निदेशक एमडी और सीओ, प्रबंध निदेशक। तो इसके है ना चेयरमैन और सीओ बनाया गया है, एमडी और सीओ बनाया गया है, अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक बनाया गया, सॉरी, हाँ, उनका नाम है एस रमन। शानदार सवाल बनेगा बेटा ये भी, करंट अफेयर्स का। ठीक, और अंतिम सवाल ये है कि ये सिडबी जो है वो करता क्या है, सिडबी का काम क्या है? तो सिडबी का काम है सूक्ष्म लघु और मध्यम या माध्यम, सूक्ष्म लघु और मध्यम सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्योगों को ऋण प्रदान करना या वित्त प्रदान करना। वित्त प्रदान करना है ना। सिडबी क्या है? वो बड़े उद्योगों को ऋण प्रदान करता है। सिडबी छोटे लघु और मध्यम उद्योगों को ऋण प्रदान करता है, वित्त प्रदान करता है ना, ताकि इंडस्ट्री को नुकसान ना हो, वो चलते रहे, उन्हें पैसे की कमी महसूस ना हो। ठीक है, तो सिडबी से जो सवाल हैं, एक तो याद रखो सिडबी की स्थापना कब हुई थी, सिडबी का मुख्यालय बहुत आता है, उसके अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक कौन बने हैं? एस रमन। सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्योगों को ऋण प्रदान करता है, शॉर्ट टर्म के लिए, कम समय के लिए और कम पैसा उपलब्ध कराता है ये। ठीक है,
चलिए बेटा, अगला क्वेश्चन अपने पास में जो 7वां सवाल है वो ये है, वर्तमान में भारत के मुख्य सूचना आयुक्त कौन है? वर्तमान में भारत के मुख्य सूचना आयुक्त कौन है? सॉरी, वर्तमान में भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है? सवाल है, वर्तमान में भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त CEC, चीफ इलेक्शन कमिश्नर, CEC कौन है? यहाँ से कई सारे सवाल हैं, बहुत काम के पूछे जाएंगे, बहुत काम के बनेंगे। ठीक है, तो मैं कुछ बातें बताऊंगा आपको। पहले मैं इस सवाल का जवाब दे देता हूँ, है ना। सुनील अरोड़ा हैं, सुशील चंद्रा हैं, राजीव कुमार हैं, अरविंद कुमार हैं। तो सही जवाब ये है कि सुशील चंद्रा को जो है ना, मुख्य चुनाव आयुक्त बनाया गया है, मुख्य चुनाव आयुक्त बनाया गया है। कुछ बातें मैं आपको बताता हूँ, थोड़ा अच्छे से पढ़ लेना इनको। देखिए, भारत निर्वाचन आयोग, भारत निर्वाचन आयोग, भारत का जो निर्वाचन आयोग है, ठीक है, हाँ, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, ठीक है, भारत निर्वाचन आयोग। भारत निर्वाचन आयोग की जो स्थापना है वो हुई है बेटा 25 जनवरी 1950 को। 25 जनवरी 1950 को भारत निर्वाचन आयोग बना है, अर्थात इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया बना है। ये जो 25 जनवरी का दिन है, ये जो 25 जनवरी मैंने आपको बोला है, इस 25 जनवरी को हम मनाते हैं राष्ट्रीय मतदाता दिवस। राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाया जाता है 25 जनवरी को। क्यों मनाते हैं? क्योंकि इस दिन हमारा निर्वाचन आयोग बना था। अगला जो सवाल है कि राष्ट्रीय मतदाता दिवस जो मनाया गया है इस बार 2021 में, उसकी थीम क्या है? थीम पर थोड़ा ज़्यादा काम कर लो, है ना। तो इसकी थीम है मतदाता बने सशक्त, मतदाता बने सशक्त, सतर्क, सुरक्षित एवं जागरूक। मतदाता बने सशक्त, सतर्क, सुरक्षित एवं जागरूक। ये इस बार की थीम रखी गई है। अच्छा सवाल आ सकता है, कम से कम दिवस तो आपसे पूछ ही लेगा कि राष्ट्रीय मतदाता दिवस कब मनाते हैं, आप बताइए। ये जो भारत निर्वाचन आयोग है, इस भारत निर्वाचन आयोग का उल्लेख संविधान के किस भाग में है? तो भाग नंबर 15 में हमारा इलेक्शन कमीशन आता है। और 15 में भी किस अनुच्छेद के दायरे में इसकी बात आई है? तो अनुच्छेद आता है 324, आर्टिकल 324 का 2 वाला सेक्शन जो है ना, हाँ, भारतीय निर्वाचन आयोग की बात करता है। ठीक है, तो किस भाग में है, किस अनुच्छेद में है? 324 आर्टिकल का दूसरा वाला हिस्सा आता है। राष्ट्रीय मतदाता दिवस कब मनाते हैं? ठीक है, इस बार की थीम क्या रखी गई थी? ठीक, चलिए इसी से रिलेटेड देखो मैं आपको बताता हूँ कुछ और सवाल जो कि एग्ज़ाम के पर्पज़ से बहुत मोस्ट हैं और वो पूछे जाएंगे, कहीं ना कहीं सवाल बन जाएंगे, बनते ही हैं अक्सर सवाल। इसलिए थोड़ा सा अच्छे से इस वाले टॉपिक को पढ़ कर चलें, क्योंकि ये कॉन्स्टिट्यूशन का भी हिस्सा, करंट का भी हिस्सा है बेटा। ठीक है, देखिए सवाल क्या है कि भारत निर्वाचन आयोग में कितने सदस्य हैं? तो जब हमारा इलेक्शन कमीशन बना था तो वो उसमें एक मेंबर होता था, लेकिन अब जो है वो त्रिसदस्य है। कितने सदस्य हैं? 3 सदस्य कैसे कैसे हैं? देखिए, एक तो होता है मुख्य चुनाव आयुक्त और 2 होते हैं अन्य चुनाव आयुक्त। एक को हम बोलते हैं मुख्य चुनाव आयुक्त, मुख्य चुनाव आयुक्त, चीफ इलेक्शन कमिश्नर, और 2 होते हैं, एक तो ये हो गया मुख्य चुनाव आयुक्त,
ठीक है, और 2 हो गए अन्य चुनाव आयुक्त, अन्य चुनाव आयुक्त। ठीक है ना। अब कुछ चीज़ें देख लो, जैसे मैं आपसे सवाल पूछूं, मैं यहाँ से आपसे क्वेश्चन पूछूं तो उनके जवाब आप किस फॉर्मेट में दोगे, किस तरीके से आप दोगे, है ना। ऐसी एग्जाम वाला हमसे पूछेगा, है ना। जैसे मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति कौन करता है, ठीक है। तो देखिए पहला टॉपिक है अपना नियुक्ति। तो मुख्य चुनाव आयुक्त या अन्य चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति करता है राष्ट्रपति। तो इसकी नियुक्ति भी राष्ट्रपति करेगा और इसकी नियुक्ति भी राष्ट्रपति करेगा, दोनों हो गए। दूसरा सवाल है इनका कार्यकाल, है ना। तो इनका कार्यकाल 6 वर्ष या 65 वर्ष की उम्र, 65 वर्ष की आयु तक, 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु तक, 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु तक, है ना। ये 65 है बेटा। यहाँ फर्क क्या है, इसमें 6 वर्ष या 62 वर्ष की आयु तक, 62 वर्ष की आयु तक ये अपने पद पर बने रहेंगे, ठीक है। इनको शपथ कौन दिलाएगा, तो बेटा इनको शपथ भी राष्ट्रपति दिलाता है ना, और इनको शपथ भी राष्ट्रपति दिलाता है ना। इनका वेतन कितना होता, तो वेतन दोनों का बराबर होता है। इनका भी फिलहाल 2.5 लाख रुपए है, इकाई, दाई, सैकड़ा, हजार, 10 लाख, 2.5 लाख हो गए पूरे, है ना, 2.5 लाख रुपए। और इनका वेतन भी कितना है बेटा, 2.5 लाख रुपए। तो वेतन हो जाएगा 2.5 लाख रुपए। इनका भी हो जाएगा 2.5 लाख रुपए। वेतन सबका समान होता है। इस पर महाभियोग लगता है, इन पर महाभियोग नहीं लगता, ठीक है। तो ये डिफरेंस भी हमने कवर कर लिया। यहाँ से भी क्वेश्चन बन सकते हैं, एग्जाम में आते हैं क्वेश्चन। अब जो है देखिए, है ना, अब जो क्वेश्चन है मुख्य चुनाव आयुक्त और अन्य चुनाव आयुक्तों से रिलेटेड, है ना, वो क्या क्या सवाल बन सकते हैं देखो। तो पहला सवाल अपना ये बनेगा कि जो मुख्य चुनाव आयुक्त हैं, प्रथम कौन थे, पहले वाले प्रथम मुख्य चुनाव आयुक्त, उनका नाम था सुकुमार सेन। सुकुमार सेन प्रथम मुख्य चुनाव आयुक्त थे। इस समय कौन है, तो देखिए नंबर जरूर याद रख लो, 24वां नंबर है उनका, और सुशील चंद्रा है, सुशील चंद्रा। जबकि इनसे पहले जो थे वो सुनील अरोड़ा थे। सुनील अरोड़ा थे, वो 23वां नंबर था उनका। और इस समय जो वर्तमान चुनाव आयुक्त हैं 2, उनमें एक है राजीव कुमार। राजीव कुमार 3 सदस्य बताए थे ना मैंने, तो बेटा एक तो ये हो गए सुशील चंद्रा, एक ये हो गए 2, एक का नाम है अनूप चंद पांडे, है ना, अनूप चंद पांडे, अनूप चंद पांडे। तो इतनी जानकारी इस सवाल से रखनी है। ये सवाल मैंने बड़ा क्यों कर दिया, उसका पर्पज है बेटा, क्योंकि ये हिस्सा कॉन्स्टिट्यूशन का है, भारत के संविधान का है। तो संविधान से संबंधित क्वेश्चन पूछ सकता है, करंट से रिलेटेड क्वेश्चन पूछ सकता है। तो इसको आपको जानना बहुत जरूरी था। हाँ, ऐसे सवालों पर थोड़ा सा गहराई में इन सवालों को उतरिए आप, ठीक है। चलिए चलते हैं अगला क्वेश्चन, है ना। अगला सवाल अपने पास में देखिए, अगला सवाल ये है कि पंडित राजन मिश्रा का निधन हो गया है, वे किस घराने से थे। तो बनारस घराना, जयपुर घराना, पटियाला घराना, ग्वालियर घराना, या इनमें से कोई नहीं, ऐसा मान लो। तो याद रखें, पंडित
राजन मिश्रा का संबंध है बनारस से, बनारस घराना, वो बनारस घराने से थे। दूसरा सवाल यहाँ से ये माना जाएगा कि गायकी में वो उनका जो संबंध था, है ना, ख्याल गायकी, ख्याल गायकी, ख्याल गायन के लिए वो फेमस थे। तो ये वाला सवाल बहुत मोस्ट बनेगा कि उनका निधन भी हुआ है, और पैट के एग्जाम में कल्चर से रिलेटेड क्वेश्चन भी आएंगे, यूपी का क्वेश्चन भी है, कल्चर का क्वेश्चन भी है ना, इसलिए ऐसे सवाल अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं बेटा आगे। सवाल नंबर 9वां सवाल आज का, है ना। देखिए सवाल यह है कि किस देश ने कोरोना की सिंगल डोज वैक्सीन बनाने में कामयाबी हासिल की है। तो कोरोना की डबल डोज आ रही है, उसके 2 टीके लगेंगे, लेकिन अब जो है एक टीके की बात चल रही है कि अब एक टीका लगेगा। वो किस देश ने सफलता हासिल करी है, तो उस देश का नाम है रूस, रसिया ने, है ना, रसिया ने। देखिए तो रूस ने ये कामयाबी हासिल करी है, तो रूस ने हासिल करी है। आपको पता होगा कि रूस की जो वैक्सीन थी कोरोना की, स्पुतनिक वी, स्पुतनिक वी, है ना, ये डबल डोज है, डबल डोज वाली। ठीक है, दूसरी जो रूस ने अब बनाई है सिंगल डोज वाली, उस वैक्सीन का नाम है स्पुतनिक लाइट, स्पुतनिक लाइट, स्पुतनिक लाइट, ये सिंगल डोज वाली है। ठीक है, सिंगल डोज वाली। तो 2 बात आपको यहाँ से ये भी याद रखनी है, दोनों क्वेश्चन पूछेंगे। स्पुतनिक बी जो है वो डबल डोज की है, उसके डबल इंजेक्शन लग रहे हैं, और स्पुतनिक लाइट जो उसकी सिंगल डोज वाली है। ठीक है, फिलहाल ये चल रही है ना, इसका इन्होंने इसमें कामयाबी हासिल कर ली है। रूस के बारे में आप सब जानते हैं, रूस की जो कैपिटल है वो है मॉस्को, रूस की राजधानी है मॉस्को, है ना। रूस की मुद्रा है रूबल, पढ़ा होगा आपने। रूस के राष्ट्रपति हैं व्लादिमीर पुतिन, व्लादिमीर पुतिन। और एक और आता है रूस के जो प्रधानमंत्री हैं उनका नाम, रशियन प्रधानमंत्री का नाम, तो मिखाइल मिशुस्तिन। मिशुस्तिन। ठीक है, तो स्पुतनिक बी डबल डोज में, स्पुतनिक लाइट सिंगल डोज में, है ना। तो किस देश ने कोरोना की सिंगल डोज वाली वैक्सीन बनाने में कामयाबी हासिल करी है, तो वह रसिया, वह रूस बेटा। बहुत अच्छा सवाल बनेगा ये भी एग्जाम के दृष्टिकोण से। ठीक है, चलिए नेक्स्ट सवाल की तरफ चलते हैं, और आज का आखिरी सवाल है करंट अफेयर्स का अपना, वो ये है कि 69वें मतलब 69वें मिस यूनिवर्स 2020 का खिताब किसने जीता। तो मिस यूनिवर्स 2020 20 का खिताब है जो कि 21 में दिया गया है, 20 का खिताब 21 में दिया गया है, 21 का खिताब 22 में दिया जाएगा। तो मिस यूनिवर्स 2020, है ना, मिस यूनिवर्स 2020 कौन सा नंबर है, 69 नंबर जरूर याद रखें आप, है ना। जैसे ग्रेमी पुरस्कार 63 नंबर के थे, मैंने बताया था एक बार आपको, एक, है ना। ऐसे ही मिस यूनिवर्स 2020 में कौन से नंबर की मिस यूनिवर्स बनी है वो, तो नंबर आता बेटा 69वां, 69वां, है ना। कौन किसने खिताब जीता है, तो उनका नाम है एड्रिया मेजा। विजेता कौन बना है, विजेता कौन बना है, तो विजेता का नाम है एंड्रिया
एंड्रिया मेजा मिस यूनिवर्स बनी है वो, है ना, 2020 की 21 के दरमियान ये सम्मान उनको दिया गया है ना। ये जो नाम है ना जोजीविनी तुंजी, ये 2019 में बनी थी, 2019 में। तो इन्हें 20 में मिला था सम्मान ये जोजीविनी तुंजी को, है ना, 68वां सम्मान। ये दक्षिणी अफ्रीका की रहने वाली हैं और पहली एश्वेत महिला थी। ये कहाँ की रहने वाली हैं? यह है मैक्सिको की। कहाँ की हैं? मैक्सिको की। ठीक है। ये जो है जिनका नाम है एडलाइन कैस्टेलिनो, ये भारत की तरफ से गई थी, ये भारतीय थी, है ना। और तीसरी रनर रही है ये, थर्ड रनर। ठीक है। हाँ, मंगलुरु की रहने वाली थी ये, है सॉरी, मंगलुरु की रहने वाली हैं। ठीक। देखिए एक और सवाल, मिस यूनिवर्स प्रथम भारतीय, पहली भारतीय जो मिस यूनिवर्स बनी उनका नाम सुष्मिता सेन, सुष्मिता सेन, है ना। और दूसरा नाम लारा दत्ता। अभी तक 2 भारतीय महिलाएं मिस यूनिवर्स बन चुकी हैं, सुष्मिता सेन, लारा दत्ता। ठीक है। ये 1994 में बनी थी और इनके बारे में कहा जाता है ये 2000 में बनी थी। ठीक है। तो बेटा उम्मीद है कि एक वीडियो आपको पसंद आई होगी। नोट्स बना लीजिए, चीज़ों को याद कर लीजिए। ठीक है। एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत शानदार क्वेश्चन है, सब क्वेश्चन बहुत महत्वपूर्ण हैं। ठीक है। तो मिलते हैं बेटा नेक्स्ट वीडियो में, है ना। तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।